हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निखिल दीक्षित में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा वीडियो लेके आया हूं। जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, मध्यकालीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी को मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट 1 कराने वाला हूं। दोस्तों, पार्ट 1 के अंतर्गत मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आज बताऊंगा कि मध्यकालीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन से अरब आक्रमणकारी आए भारत में और कौन कौन से तुर्क आक्रमणकारी आए और उन्होंने क्या किया और किन किन लड़ाइयों, मतलब कौन कौन सी लड़ाइयाँ की, कौन कौन उनके द्वारा बैटल्स हुए, ये सभी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सो अगर मैथ्स बाय निखिल दीक्षित परिवार में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सो दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना भी ना भूलें। तो इसी के साथ हम आज के अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो नया टॉपिक है जिसका नेम है मध्यकालीन भारत, मतलब मिडाइवल हिस्ट्री। दोस्तों, मिडाइवल हिस्ट्री मैं आपको फुल इस वीडियो के माध्यम से आज पढ़ाने वाला हूं। सो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जब आप अंत तक बने रहेंगे तभी आपको हर एक चीज़ हमारे द्वारा यहाँ पे जो बताई जाएगी वो आपको आसानी से समझ में आएगी। सो इसी के साथ हम अपने आज के नए टॉपिक की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताता हूँ कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, ये सभी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण दोस्तों, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? अभी मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण दोस्तों हुआ था किसके द्वारा? अरब आक्रमण के द्वारा हुआ था। कहाँ से आया था वो दोस्तों? भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। क्या नाम है दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दोस्तों भारत में पहला आक्रमण हुआ था मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन इतिहास में। दोस्तों, ये मोहम्मद बिन कासिम जो था ये कहाँ का था? ये दोस्तों था अरब। ये कहाँ का था दोस्तों? अरब का। अरब कहाँ का दोस्तों था? अरब। तो दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो अरब से आया था वो कौन था? तो वो दोस्तों था मोहम्मद बिन कासिम। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। वो कौन था दोस्तों? वो मोहम्मद बिन कासिम जो अरब आक्रमणकारी था, जिसने भारत में पहली बार क्या किया? आक्रमण किया। आके कब? मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब से आया था। कहाँ से आया था? अरब से आया था। ये दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब ये दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता था, ये दोस्तों कब इसने आक्रमण किया? 712 AD में। कब दोस्तों? 712 AD में। कब दोस्तों? 712 AD। AD का मतलब होता है एना डोमिनी। एना डोमिनी AD की फुल फॉर्म होती है। BC की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्रिस्ट। मतलब जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म के पूर्व की जो डेट्स होंगी उन्हें हम बोलेंगे BC, मतलब बिफोर क्रिस्ट। क्या होगा दोस्तों? बिफोर क्रिस्ट। ये चीज़ आपको दोस्तों समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, ये 712 AD में इसने पहला अटैक किया, और वो अटैक कहाँ पे किया था दोस्तों? वो अटैक कहाँ पे किया था? वो अटैक आपका किया था दोस्तों, वो अटैक दोस्तों किया था सिंध में। कहाँ किया था? सिंध में इसने ये अटैक किया था। कहाँ पे? सिंध में अटैक किया था। सिंध में ये अटैक किया था, जिसको हम बैटल ऑफ रावर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बैटल ऑफ रावर के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ
रावर के नाम से जानते हैं। रावर, बैटल ऑफ रावर के नाम से हम इसे जानते हैं। ये 712 एडी में इसने अटैक किया था सिंध पे। और दोस्तों उस समय सिंध का राजा कौन था? दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा था राजा दाहिर। क्या नाम था? राजा दाहिर। उस समय सिंध का राजा दोस्तों राजा दाहिर हुआ करता था। कौन हुआ करता था? राजा दाहिर। उस टाइम का सिंध का क्या था? सिंध का राजा था दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है? ये राजा दाहिर की क्या हो जाती है दोस्तों? राजा दाहिर यहाँ पे पराजित हो जाता है। कौन पराजित हो जाता है? राजा दाहिर यहाँ पे पराजित हो जाता है दोस्तों। मतलब राजा दाहिर यहाँ पे हार जाता है। राजा दाहिर यहाँ पे दोस्तों पराजित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो अरब से आया था, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, ये अरब से आया था। और 712 एडी में इसने पहला अटैक किया। कहाँ पे अटैक किया? सिंध में अटैक किया, जिसको दोस्तों बैटल ऑफ रावर के नाम से जानते हैं। और सिंध का उस टाइम का राजा कौन था? राजा दाहिर उस टाइम का राजा था सिंध का। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। ये चीज़ दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो ध्यान रखिएगा, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब से आया था, इसी ने सबसे पहले जजिया कर भारत में लगाया था। जजिया कर, जजिया कर मतलब जजिया टैक्स। दोस्तों ये जजिया कर इसी ने सबसे पहले लगाया था। क्या लगाया था? जजिया कर इसी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया कर लगाया था सबसे पहले। दोस्तों ये जजिया कर एक ऐसा कर होता है जो नॉन मुस्लिम पीपल से लिया जाता है। नॉन मुस्लिम से लिया जाता है। किससे लिया जाता है दोस्तों? नॉन मुस्लिम से लिया जाता है। ये एक प्रकार का सेफ्टी टैक्स कहा जाता था उस टाइम पे। ये एक प्रकार का सेफ्टी टैक्स कहा जाता था उस टाइम पे, जिसका नाम है जजिया कर। ये नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। दोस्तों भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो मोहम्मद बिन कासिम। ये कहाँ से आया था? अरब से आया था। अब इसके बारे में यही मेन डिटेल है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, हर एक चीज़ जो हमारे द्वारा यहाँ पे बताई गई है। अब दोस्तों इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी आपको बेहतरीन सी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब उसके आगे मैं चलता हूँ, और भी बेहतरीन चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों आता है तुर्क आक्रमण। क्या आता है दोस्तों? तुर्क आक्रमण आता है उसके बाद। अब इसके बारे में मैं आप सभी को होल डिटेल दूंगा, मतलब पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे ये तुर्क आक्रमण कहाँ से स्टार्ट होता है, ये तुर्क कहाँ का है दोस्तों। ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से आज जानकारी मिलने वाली हैं। सो दोस्तों तुर्क आक्रमण कहाँ से स्टार्टिंग होती है? इसकी स्टार्टिंग होती है गजनी से। गजनी दोस्तों एक जगह है। कहाँ की जगह है? ये अफगानिस्तान की क्या है? एक जगह है, अफगानिस्तान। दोस्तों एक जगह है गजनी, वहीं का ये दोस्तों क्या था? तुर्क था। वहीं की मतलब तुर्क था। क्या था दोस्तों? तुर्क। ये जो गजनी है एक स्थान है। कहाँ का स्थान है दोस्तों? ये स्थान है अफगानिस्तान का। कहाँ का स्थान है? अफगानिस्तान का एक स्थान है जिसका नाम है गजनी। दोस्तों गजनी एक स्थान है अफगानिस्तान का। कहाँ का है दोस्तों? अफगानिस्तान का एक स्थान है गजनी। तो यहाँ से हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो स्थान है गजनी अफगानिस्तान में, यहाँ पे एक डायनेस्टी पड़ती है। कौन सी डायनेस्टी? यामिनी डायनेस्टी। कौन सी? यामिनी वंश। कौन सा वंश दोस्तों? यामिनी वंश। यामिनी वंश। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक वंश चलता है जिसका नाम है यामिनी वंश। अब जरा ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़। यहाँ पे दोस्तों एक क्या चलता है? वंश चलता है, मतलब डायनेस्टी चलती है। यहाँ पे क्या चल रहा है दोस्तों? यहाँ पे एक डायनेस्टी चलती है जिसका नाम है यामिनी डायनेस्टी या यामिनी वंश। अब दोस्तों ये जो तुर्क आक्रमण है, ये मतलब जो तुर्क लोग हैं, ये कहाँ राज्य कर रहे थे? यामिनी डायनेस्टी पे राज्य कर रहे थे, यामिनी वंश पे राज्य कर रहे थे। और ये यामिनी वंश कहाँ का है? गजनी का है। गजनी एक जगह है अफगानिस्तान में। तो वहीं पे ये तुर्क लोग क्या कर रहे थे?
राज्य कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों? राज्य कर रहे थे। अब उसके बाद दोस्तों ये यामिनी वंश का फाउंडर कौन है, यहाँ का शासक कौन है दोस्तों? सबसे पहले यहाँ का शासक, यहाँ का दोस्तों शासक कौन है? यामिनी वंश का शासक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, यामिनी वंश का शासक है अल्पतगीन। क्या नाम है दोस्तों? अल्पतगीन। अल्पतगीन यहाँ का क्या है? अल्पतगीन दोस्तों यामिनी वंश का क्या है? शासक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अल्पतगीन का क्या है दोस्तों? यामिनी वंश का शासक है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हर एक चीज़। यहाँ ये जो तुर्क लोग थे, ये जो तुर्क लोग थे दोस्तों, ये सबसे पहले कहाँ पे शासन करने लगे? गजनी में। गजनी एक जगह है जो अफगानिस्तान में है दोस्तों। गजनी में शासन करने लगे, बात आई समझ में? और फिर गजनी में शासन करने लगे। यहाँ पे एक यामिनी वंश है, यहाँ पे एक यामिनी वंश है। तो यामिनी वंश में कौन शासन करने लगा? अल्पतगीन। कौन शासन करने लगा? अल्पतगीन। अल्पतगीन के बाद शासन कौन करने लगा? अल्पतगीन के बाद दोस्तों सुबक्तगीन शासन करने लगा। अल्पतगीन के बाद दोस्तों सुबक्तगीन यहाँ पे शासन करने लगा। अब ये जो सुबक्तगीन है ये कौन है दोस्तों? ये जो सुबक्तगीन है ये अल्पतगीन का क्या है? दामाद है। क्या है? दामाद है। ये जो सुबक्तगीन है दोस्तों ये अल्पतगीन का क्या है? दामाद है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। दोस्तों ये जो सुबक्तगीन है, जिसका नाम है सुबक्तगीन, इसके समय में ही इसके शासनकाल में ही 986 एडी में क्या हुआ था दोस्तों? इसके शासनकाल में ही, सुबक्तगीन के शासनकाल में ही 986 एडी में पंजाब में क्या होता है दोस्तों? पंजाब में आक्रमण हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? पंजाब में आक्रमण। पंजाब में क्या होता है दोस्तों? पंजाब में आक्रमण होता है इसी के शासनकाल में। दोस्तों सुबक्तगीन के शासनकाल में 986 एडी में पंजाब में क्या होता है दोस्तों? आक्रमण होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस टाइम पे पंजाब का शासक कौन है? पंजाब का शासक कौन है? तो दोस्तों इस टाइम पे पंजाब का शासक कौन है? हिंदू शाही डायनेस्टी थी एक। क्या था दोस्तों? हिंदू शाही डायनेस्टी का एक राजा था जिसका नाम है जयपाल। क्या नाम है? जयपाल। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अल्पतगीन के बाद कौन शासन करता है? सुबक्तगीन। और ये सुबक्तगीन दोस्तों अल्पतगीन का क्या है? दामाद है। अब ये सुबक्तगीन के शासन काल के समय में ही 986 एडी में पंजाब में एक आक्रमण होता है। और पंजाब का उस टाइम का राजा कौन है दोस्तों? हिंदू शाही डायनेस्टी का एक राजा है जिसका नाम है जयपाल। उस टाइम का राजा वहाँ का कौन होता है दोस्तों? जयपाल होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। उस टाइम का दोस्तों राजा कौन होता है? राजा होते हैं जयपाल। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब उसके बाद दोस्तों कौन आता है? उसके बाद आता है महमूद गजनवी। उसके बाद कौन आता है? महमूद गजनवी। अब ये महमूद गजनवी कौन होता है दोस्तों? महमूद गजनवी सुबक्तगीन का क्या होता है? पुत्र होता है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। ये तुर्क आक्रमण आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर आता है दोस्तों महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। अब ये दोस्तों महमूद गजनवी कौन था? ये महमूद गजनवी वही महमूद गजनवी है। इसके पिताजी का नाम दोस्तों क्या है? इसके पिताजी का नाम क्या है?
इसके पिताजी का नाम है सुबक्तगीन। क्या नाम है दोस्तों? सुबक्तगीन इसके पिताजी का नाम है। इसके पिताजी का नाम क्या है? सुबक्तगीन। इसके पिताजी का नाम दोस्तों है सुबक्तगीन, जिसका नाम है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के फादर का नेम है सुबक्तगीन। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों इसके बारे में बहुत सी जानकारी दे रखी है। अब मैं आपको एक एक जानकारी इसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि महमूद गजनवी का आना कैसे हुआ, मतलब महमूद गजनवी कैसे शासन करने लगा, कैसे गद्दी पे बैठा। तो दोस्तों इसका जो पिता था सुबक्तगीन, सुबक्तगीन की मृत्यु के बाद कौन आया? महमूद गजनवी आया गद्दी पे। सुबक्तगीन इसका क्या था? पिता था। और सुबक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी गद्दी पे बैठता है। ये चीज़ क्लियर आपको हो चुकी होगी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? अब इसका शासनकाल दोस्तों कब से कब तक चलता है? 1001 से 1027 एडी तक इसका क्या चलता है? शासनकाल चलता है। दोस्तों 1001 से 1027 तक इसने भारत में 17 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। महमूद गजनवी 1001 से लेकर 1027 के बीच में इसने भारत में 17 आक्रमण किए। और कुछ आक्रमण दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आगामी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये दोस्तों कौन है? ये तुर्क आक्रमणकारी है। ये कौन है? ये तुर्क आक्रमणकारी है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये कौन है दोस्तों? ये तुर्क आक्रमणकारी है। और इसने कितने अटैक किए भारत पे? इसने भारत पे दोस्तों कितने किए? 17 आक्रमण किए। भारत में दोस्तों इसने कितने आक्रमण किए? इसने भारत में 17 आक्रमण किए। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इसका पहला आक्रमण दोस्तों कब था? इसका पहला आक्रमण दोस्तों 1006 में हुआ था। इसका पहला आक्रमण इसका जो पहला आक्रमण है वो दोस्तों 1006 एडी में हुआ था। पहला आक्रमण इसके द्वारा कब किया गया था? 1006 एडी में किया गया था। कब किया गया था? 1006 एडी में किया गया था। जिसका नाम है दोस्तों, पहला आक्रमण 1006 एडी में किया गया था, जिसका नाम है दोस्तों बैटल ऑफ बेहिंद। बेहिंद का आक्रमण, जिसका नाम क्या दिया गया दोस्तों? बैटल ऑफ बेहिंद के नाम से इस आक्रमण को जाना जाता है, जो इसने 1006 एडी में किया था। इसका पहला आक्रमण है। किसका दोस्तों? महमूद गजनवी का। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों यहाँ जो बेहिंद है ये एक स्थान है दोस्तों, बैटल ऑफ बेहिंद के नाम से जो जाना जाता है। यहाँ का शासक कौन था दोस्तों? यहाँ का शासक था अनंगपाल। क्या नाम था उसके शासक का? यहाँ का शासक था अनंगपाल। क्या नाम था? अनंगपाल दोस्तों यहाँ का क्या था? यहाँ का शासक था। और इसमें दोस्तों जीत किसकी होती है? इसमें जीत दोस्तों होती है महमूद गजनवी की। ये जो बैटल ऑफ बेहिंद है, बेहिंद का दोस्तों शासक था अनंगपाल। किसके किसके बीच में ये युद्ध हुआ था दोस्तों? महमूद गजनवी और अनंगपाल के बीच में, जहाँ पे जीत किसकी होती है? महमूद गजनवी की जीत होती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद दोस्तों इसका दूसरा आक्रमण है 1015। सॉरी, ये दूसरा नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस आक्रमण है। ये एकमात्र आक्रमण ऐसा है जिसमें इसकी हार हो गई थी। इसमें क्या हो गई थी? इसकी हार हो गई थी, जिसे हम 1015, जिसे हम मानते 1015 एडी में एक ऐसा आक्रमण हुआ था दोस्तों, इसके और क्वीन सिद्दा के बीच में, क्वीन दिद्दा के बीच में ये लड़ाई हुई थी दोस्तों 1015 में। 1015 में महमूद गजनवी और क्वीन दिद्दा के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें क्या होता है दोस्तों? जिसमें क्या होता है? महमूद गजनवी की हार हो जाती है। और वो कहा जाता है कि दोस्तों इसके जो 17 आक्रमण थे उसमें मात्र
1015 ये जो है 1015 एडी में जो इसका आक्रमण हुआ था दोस्तों, 1015 की जो लड़ाई है महमूद गजनवी और क्वीन दिद्दा के बीच में हुई थी, उसी में मात्र महमूद गजनवी की हार होती है। इसके अलावा वो किसी भी युद्ध में नहीं हारता। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों 1015 एडी में किसके किसके बीच में, महमूद गजनवी और क्वीन दिद्दा। ये दोस्तों क्वीन दिद्दा कहाँ की शासिका थी दोस्तों? ये क्वीन दिद्दा दोस्तों जम्मू कश्मीर की शासिका थी। क्या थी? जम्मू कश्मीर की शासिका थी। ये जो क्वीन दिद्दा है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर की शासिका थी उस टाइम की। और ये महमूद गजनवी और क्वीन दिद्दा के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें महमूद गजनवी की हार हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? महमूद गजनवी की हार हो जाती है। और हार होने का क्या कारण होता है दोस्तों? जो जम्मू कश्मीर के जो वातावरण है और जो तापमान है और वहाँ का जो मतलब मौसम है, उसका मतलब इसकी सेना से मेल नहीं खाता है। ये महमूद गजनवी की जो सेना होती है वो वहाँ के मौसम से उसका मेल नहीं खाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसकी सेना वहाँ पे ढेर हो जाती है दोस्तों। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर लो होने के कारण इसकी सेना जो थी महमूद गजनवी की, वो टेम्परेचर झेल नहीं पाती। इसके कारण इसकी सेना वहाँ से वापस हो जाती है और यहीं पे इसकी हार हो जाती है। किसकी? महमूद गजनवी की। बात आई समझ में? ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों इसका जो महत्वपूर्ण आक्रमण है वो 1025 का है। कब है? 1025 का जो इसका महत्वपूर्ण आक्रमण है वो है दोस्तों सोमनाथ टेम्पल। कौन सा है दोस्तों? सोमनाथ टेम्पल। कौन सा है दोस्तों? सोमनाथ टेम्पल। मैं इधर आपको बता देता हूँ। 1025 का जो इसका आक्रमण है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 1025 एडी में इसने क्या किया था दोस्तों? सोमनाथ मंदिर को क्या किया था दोस्तों? सोमनाथ टेम्पल को क्या किया था दोस्तों? इसने लूटपाट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा की थी। क्या किया था दोस्तों? सोमनाथ टेम्पल पे इसने काफ़ी ज़्यादा लूटपाट की थी। और ये जो सोमनाथ मंदिर है, ये कौन से देवता के लिए ये मंदिर माना जाता है? लॉर्ड शिव जी के लिए ये मंदिर दोस्तों माना जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। लॉर्ड शिवा का ये मंदिर दोस्तों माना जाता है, जहाँ पे महमूद गजनवी 1025 एडी में क्या करता है? काफ़ी ज़्यादा लूटपाट करता है। काफ़ी ज़्यादा क्या करता है दोस्तों? लूटपाट करता है। लॉर्ड शिवा शिव भगवान का ये दोस्तों मंदिर है, जहाँ पे महमूद गजनवी 1025 एडी में क्या करता है? इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा लूटपाट करता है। क्या करता है दोस्तों? काफ़ी ज़्यादा इस टेम्पल में क्या करता है? लूटपाट करता है दोस्तों। और ये जो टेम्पल है सोमनाथ, ये दोस्तों कहाँ मौजूद है? ये गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये चीज़ आपको आसानी से क्लियर हो चुकी होगी। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों, ये जो सोमनाथ मंदिर है वो कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? वो गुजरात में पड़ता है। और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि उस टाइम पे गुजरात का शासक कौन था? गुजरात में शासन कौन कर रहा था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उस टाइम पे गुजरात में शासन किसका था? भीम सेकंड का था। भीम सेकंड का उस टाइम पे शासन था। गुजरात में शासन किसका था? कौन था दोस्तों शासक? भीम सेकंड, जो दोस्तों चालुक्य वंश से ताल्लुक़ रखता था। चालुक्य वंश से ताल्लुक़ रखता था। इसका दोस्तों उस टाइम पे क्या था? गुजरात में शासन था। और इसी के टाइम पे महमूद गजनवी ने 1025 एडी में गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर है उसमें काफ़ी ज़्यादा लूटपाट की थी। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब आगे चलते हैं दोस्तों, और भी जो जानकारी है वो मैं आप सभी को देता हूँ। अब जो दोस्तों इसका जो 16वां आक्रमण था, इसका जो 16th इन्वेजन था, महमूद गजनवी का जो 16वां आक्रमण था वो था इसका लास्ट आक्रमण। जो इसका 16वां आक्रमण था दोस्तों, यही इसका क्या था? अब दोस्तों इसका 16वां आक्रमण कौन सा था, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ।
अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों ये जो 16वां आक्रमण है इसे ही लास्ट माना जाता है, पर उसके बाद ये जो 16वां आक्रमण है इसे ही क्या किया जाता है दोस्तों, लास्ट माना जाता है। और इसका जो लास्ट आक्रमण था वो था दोस्तों 1027 में, 1027 AD में जो जाटों के विरुद्ध इसका क्या हुआ था, जाटों के विरुद्ध इसका क्या हुआ था दोस्तों, जाटों के विरुद्ध इसका आक्रमण हुआ था। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। किसके किसके बीच में, महमूद गजनवी और जाटों के बीच में 1027 AD में क्या हुआ था दोस्तों, आक्रमण हुआ था। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। किसके किसके बीच, जाटों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध। जाटों के विरुद्ध 1027 AD में क्या हुआ था दोस्तों, इसने आक्रमण किया था। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं दोस्तों ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको यहाँ तक बता दी। अब इसके बारे में और भी जो कुछ जानकारियाँ हैं मैं आपको आगे देने का प्रयास करूँगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जब आप अंत तक बने रहेंगे तभी आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी। फिर दोस्तों महमूद गजनवी के दरबार में कुछ विद्वान भी थे। क्या थे दोस्तों, महमूद गजनवी के दरबार में क्या थे दोस्तों, कुछ विद्वान थे, विद्वान। दोस्तों महमूद गजनवी के दरबार में कुछ विद्वान भी थे। अब दोस्तों कौन कौन से वो विद्वान थे वो भी मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। महमूद गजनवी के दरबार में विद्वान कौन कौन से थे दोस्तों। पहला जो विद्वान था महमूद गजनवी के दरबार में, जिसका नाम है अल-बरूनी। क्या नाम है दोस्तों, अल-बरूनी। पहला नाम है दोस्तों अल-बरूनी। महमूद गजनवी के दरबार में दोस्तों पहला जो विद्वान था जिसका नाम है क्या, अल-बरूनी। और सेकंड जो है फिरदौसी। सेकंड क्या नाम है दोस्तों, फिरदौसी। क्या नाम है दोस्तों, फिरदौसी। ये सेकंड विद्वान है जो महमूद गजनवी के दरबार में था। फिर थर्ड जो विद्वान है दोस्तों उसका नाम है उत्वी। क्या नाम है, उत्वी है। उसका नाम है क्या, उत्वी। ये तीसरा विद्वान था दोस्तों किसके दरबार में, महमूद गजनवी के दरबार में। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। फिर चौथा जो विद्वान था दोस्तों उसका नाम है बेहाकी। क्या नाम है दोस्तों, बेहाकी। ये चौथा विद्वान था। पहला विद्वान दोस्तों अल-बरूनी, दूसरा फिरदौसी, तीसरा उत्वी, चौथा बेहाकी। ये चार दोस्तों विद्वान थे किसके दरबार में, महमूद गजनवी के दरबार में। और इनके द्वारा कुछ पुस्तक भी लिखी गई, इनके द्वारा कुछ बुक्स भी लिखी गई। अब उन बुक्स का नाम भी मैं बताता हूँ। इनके द्वारा दोस्तों फेमस बुक लिखी गई जिसका नेम है दोस्तों उल हिंद। जिसका नाम है दोस्तों उल हिंद। क्या नाम है दोस्तों, इनके द्वारा फेमस बुक लिखी गई जिसका नाम है उल हिंद। और दूसरी की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, दूसरी पुस्तक का नाम है तहकीकात-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद। ये दोस्तों इनकी दूसरी पुस्तक है। किसकी दूसरी पुस्तक है, अल-बरूनी की दो पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है उल हिंद, दूसरी पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर इनकी फिरदौसी की दोस्तों एक किताब है जिसका नाम है क्या, इनकी जो दोस्तों दूसरी किताब है जिनका नाम है शाहनामा। फिरदौसी की दोस्तों एक किताब है जिसका नाम है शाहनामा। शाहनामा। क्या नाम है दोस्तों, शाहनामा इनकी फेमस पुस्तक का नाम है। किसकी, फिरदौसी की। अब आगे आते हैं दोस्तों तारीख-ए-यामनी। तारीख-ए-यामनी इनकी किताब का नाम दोस्तों है तारीख-ए-यामनी। इनकी किताब का नाम है तारीख-ए-यामनी।
तारिक ए यामिनी इनकी फेमस किताब का नाम है, किसकी? उत्बी का। उत्बी की जो एक फेमस किताब है जिसका नाम है तारिक ए यामिनी। अब जो चौथे जो दोस्तों विद्वान आते हैं जिनका नाम है बेहाकी, इनकी किताब का नाम है तारिक ए सुबक्तगीन। तारिक ए सुबक्तगीन, इनकी किताब का नाम क्या है? तारिक ए सुबक्तगीन। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। दोस्तों महमूद गजनवी के दरबार में कुछ प्रमुख विद्वान थे जिनका नाम है अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्बी और बेहाकी। अब जो अल-बरूनी थे इनकी दो पुस्तकें हैं, पहली पुस्तक उल हिंद, दूसरी पुस्तक है तहकीक ए हिंद, और इनकी फिरदौसी की एक पुस्तक है जिसका नाम है सहनामा, और उत्बी की एक पुस्तक है जिसका नाम है तहरीक ए यामिनी, और बेहाकी की एक पुस्तक है जिसका नाम है तहरीक ए सुबक्तगीन। ये चीज़ आपको आसानी से क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों इसे महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक भी इसे बोला जाता था। मूर्ति भंजक भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक का मतलब है कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। क्या बोला जाता था दोस्तों? इसे मूर्ति भंजक भी महमूद गजनवी को बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसने भारत में लूटपाट की थी और काफ़ी ज़्यादा मंदिर भी तोड़े थे और काफ़ी ज़्यादा मूर्तियां भी तोड़ी थी, इसी के लिए इसे मूर्ति भंजक भी बोला जाता है। मूर्ति भंजक का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर उसके बाद दोस्तों आता है गौर वंश। फिर आता है हमारा गौर वंश। ये हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए हर एक चीज़। फिर दोस्तों एक वंश आता है जिसका नाम है गौर वंश। क्या नाम है? गौर वंश। गौर डायनेस्टी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। फिर अगला जो वंश आता है जिसका नाम है गौर वंश, गौर डायनेस्टी। इसमें दोस्तों क्या होता है? ये जो गौर वंश है ये अफगानिस्तान की क्या है? डायनेस्टी है। दोस्तों अफगानिस्तान में एक वंश है जिसका नाम है गौर वंश। ये कहाँ का वंश है? ये अफगानिस्तान का वंश है। कहाँ का है दोस्तों? अफगानिस्तान का एक वंश है। अफगानिस्तान का एक वंश है जिसका नाम है दोस्तों गौर वंश। अब जरा ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़। यहाँ पे दोस्तों 1173 एडी में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे 1173 एडी में 1173 एडी में यहाँ पे दोस्तों क्या होता है? मोहम्मद गौरी। क्या होता है दोस्तों? मोहम्मद गौरी यहाँ का क्या होता है? रूलर होता है। क्या होता है दोस्तों? मोहम्मद गौरी यहाँ का क्या होता है? शासक होता है। मोहम्मद गौरी यहाँ का क्या होता है? शासक होता है। दोस्तों ये जो गौर वंश है ये अफगानिस्तान का एक वंश है और अफगानिस्तान में 1173 एडी में कौन शासक होता है? मोहम्मद गौरी यहाँ का शासक होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर आगे क्या होता है दोस्तों? आगे होता है फिर उसके बाद दोस्तों ये जो मोहम्मद गौरी है ये भारत में सबसे पहला आक्रमण कहाँ करता है? तो ध्यान से सुनिएगा। भारत में ये जो सबसे पहले आक्रमण करता है 1175 एडी में। कब करता है दोस्तों? 1175 एडी में। और कहाँ करता है? मुल्तान में करता है। ये मुल्तान में सबसे पहला आक्रमण करता है। मुल्तान में सबसे पहला आक्रमण करता है या भारत में पहला आक्रमण यहीं पे करता है। दोस्तों ये भारत में पहला आक्रमण करता है। कहाँ पे करता है? 1175 एडी में मुल्तान में, मतलब ये पहला आक्रमण करता है जो दोस्तों भारत का पहला आक्रमण है। और इसमें क्या होता है दोस्तों? इसकी क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। इसकी क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। किसकी जीत हो जाती है? मोहम्मद गौरी की इसमें क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी।
उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1178 की बात है, 1178 एडी। कब की बात है दोस्तों, 1178 की बात है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ जो हमारे द्वारा यहाँ पे बताई जाती है। 1178 में दोस्तों ये होता है कि एक जगह है जहाँ जिसका नाम है अहिलाबाद, एक जगह है अहिलवाद, अहिलाबाद, एक जगह है अहिलवाद। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। 1178 एडी में क्या होता है दोस्तों, एक जगह है जिसका नाम है अहिलवाद। ये गुजरात की क्या है दोस्तों, ये गुजरात की जगह होती है। ये कहाँ की जगह है दोस्तों, गुजरात की। और यहाँ का दोस्तों राजा कौन होता है, यहाँ का शासक होता है भीम सेकंड। यहाँ का शासक दोस्तों होता है भीम सेकंड। कौन होता है दोस्तों, यहाँ का जो शासक होता है वो भीम सेकंड होता है। देखिए ज़रा 1178 एडी में क्या होता है दोस्तों, 1178 एडी में अहिलवाद गुजरात में क्या करता है, मोहम्मद गौरी अटैक करता है, जिसमें भीम सेकंड की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। भीम सेकंड की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और यहाँ भी मोहम्मद गौरी की क्या होती है, जीत हो जाती है। मोहम्मद गौरी की यहाँ भी दोस्तों क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद आता है दोस्तों मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कुछ हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। फिर आता है दोस्तों मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध हैं, उनके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूं। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध। प्रमुख क्या थे दोस्तों, प्रमुख लड़े गए दोस्तों प्रमुख युद्ध थे। किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध हैं जिनके बारे में मैं आप सभी को बताता हूं। तो दोस्तों इसके द्वारा जो पहला युद्ध है जो प्रमुख है, जिसका नाम है, पहला जो इसका प्रमुख युद्ध है 1191 का, जिसका नाम है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों किसके किसके बीच में होता है, इसमें मोहम्मद गौरी और किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। पृथ्वीराज चौहान के बीच में दोस्तों ये युद्ध होता है। कौन सा, तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों जो 1191 में हुआ था, वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। क्या हो जाती है, मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की इसमें क्या होती है दोस्तों, जीत होती है। पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, यहाँ पे हार हो जाती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है होगी। अब इसके द्वारा दोस्तों जो सेकंड युद्ध था वो था 1192 का। 1192 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध क्या हुआ था दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों किसके किसके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये द्वितीय युद्ध दोस्तों होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें रिजल्ट ये रहता है, इसमें मोहम्मद गौरी की क्या होती है, जीत हो जाती है। मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। क्या होती है दोस्तों, मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है दोस्तों, हार हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हो जाती है। देखिए 1191 तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। फिर 1192 में
तराइन का द्वितीय युद्ध होता है दोस्तों, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की हार क्यों होती है, इसका क्या कारण रहता है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान की हार इसलिए हो जाती है क्योंकि एक राजा जयचंद्र होते हैं, राजा जयचंद्र, क्या नाम है दोस्तों, राजा जयचंद्र। राजा जयचंद्र की दोस्तों एक पुत्री होती है जिसका नाम है राजा जयचंद्र की चंद्र। राजा जयचंद्र की पुत्री का नाम दोस्तों क्या है, संयोगिता। संयोगिता, ऐसे समझो, राजा जयचंद्र की जो पुत्री होती है उसका नाम है दोस्तों संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान क्या करता है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान बिना राजा जयचंद्र की मर्जी के संयोगिता के साथ क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। इसी बात से नाराज होकर राजा जयचंद्र तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का क्या नहीं देता है, साथ नहीं देता है, साथ नहीं देता है। इसी के कारण तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। अब ये दोस्तों जो राजा जयचंद्र हैं ये क्या लगते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के मामा। इनका क्या रिश्ता है दोस्तों, मामा का रिश्ता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर उसके बाद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों 1194 का चंदावर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है दोस्तों, 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है दोस्तों। 1194 में चंदावर का युद्ध, कौन सा युद्ध दोस्तों, चंदावर, चंदावर का युद्ध। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें देखिएगा मोहम्मद गौरी और किसके बीच में होता है, ये मोहम्मद गौरी वर्सेस किसके बीच में दोस्तों, ये राजा जयचंद्र के बीच में होता है। राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध होता है। राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, और ये जो राजा जयचंद्र हैं इनकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। राजा जयचंद्र की इस युद्ध में हार हो जाती है 1194 के चंदावर के युद्ध में। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों मोहम्मद गौरी के द्वारा जो मुद्रा है, जो इसके द्वारा जो करेंसी चलाई जाती थी, अब ज़रा सुनिएगा, इसके द्वारा जो मुद्रा चलाई जाती थी, इसके द्वारा जो करेंसी चलाई जाती थी वो किस प्रकार की करेंसी थी दोस्तों। उसमें क्या था दोस्तों, एक तरफ कलमा खुदा था, एक तरफ क्या था दोस्तों, कलमा खुदा था। जैसे मान लीजिए ये सिक्का है तो एक तरफ इसमें कलमा खुदा है और पिछले मतलब दूसरे भाग में क्या थी, लक्ष्मी जी की मूर्ति थी। क्या थी, एक तरफ इसमें कलमा खुदा हुआ था और दूसरे तरफ लक्ष्मी जी की मूर्ति थी। ये इसकी क्या थी दोस्तों, मुद्रा थी। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर दोस्तों उसके बाद क्या होता है, 1205 में मोहम्मद गौरी दोबारा से भारत में आता है। कब आता है, 1205 में मोहम्मद गौरी दोबारा से भारत में आता है। फिर इसका मुकाबला किससे हो जाता है, खोखरों से मुकाबला हो जाता है। खोखरों एक जनजाति होती है दोस्तों, खोखरों से दोस्तों इसका क्या हो जाता है, मुकाबला हो जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। इसका मुकाबला किसके साथ हो जाता है, खोखरों से इसका मुकाबला हो जाता है। फिर आगे चल के दोस्तों इसका क्या होता है, 13 मार्च 1206 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 13 मार्च इसकी मृत्यु कब हो जाती है दोस्तों, 13 मार्च 1206 में क्या हो जाता है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, मृत्यु होने के बाद जब 13 मार्च 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इसकी जो गद्दी है वो कौन संभालता है, इसकी गद्दी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक संभालता है। कौन संभालता है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक संभाल लेता है दोस्तों इसकी गद्दी। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1206 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद कौन गद्दी संभालता है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी क्या संभालता है, 1206 में
इसकी गद्दी संभाल लेता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी क्या संभालता है? गद्दी संभालता है। और जैसे ही वो गद्दी संभालता है उसके बाद एक वंश की स्थापना कर देता है, जिस वंश का नाम है गुलाम वंश। जिस वंश का नाम है दोस्तों गुलाम डायनेस्टी, मतलब गुलाम वंश की ये गद्दी संभालने के बाद स्थापना कर देता है। कौन स्थापना कर देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे ही गद्दी संभालता है 1206 में, ये तुरंत ही गुलाम वंश की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। फिर दोस्तों मोहम्मद गौरी के क्या थे दोस्तों? मोहम्मद गौरी के 3 दास भी थे। अब जरा देखिएगा मोहम्मद गौरी के 3 दास कौन कौन थे। मोहम्मद गौरी के दोस्तों 3 दास कौन कौन से थे? अब ज़रा देखिएगा एक एक चीज़। मोहम्मद गौरी के 3 दास। मोहम्मद गौरी का मोहम्मद गौरी के 3 दास। मोहम्मद गौरी के दोस्तों कितने दास थे? मोहम्मद गौरी के 3 दास भी थे। पहला दास कौन था दोस्तों? पहला दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों इसी ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद क्या संभाला था? गद्दी संभाली थी। कब संभाली थी? 1206 में गद्दी संभालता है। अब 1206 में जैसे ही ये गद्दी संभालता है उसके बाद ये गुलाम वंश की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्या नाम है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद दूसरा दास इसका कौन है? दूसरा जो दास इसका है दोस्तों, जिसका नाम है तजुद्दीन एल्दोज। तजुद्दीन एल्दोज। तजुद्दीन एल्दोज। ये दोस्तों क्या है? ये दूसरा दास है। किसका? मोहम्मद गौरी का ये दूसरा दास है। अब जरा देखिएगा तीसरा दास कौन है मोहम्मद गौरी का? तीसरा दोस्तों दास है जिसका नाम है नसीरुद्दीन कुवाचा। नसीरुद्दीन कुवाचा। नसीरुद्दीन कुवाचा ये तीसरा दास है मोहम्मद गौरी का। नसीरुद्दीन कुवाचा ये मोहम्मद गौरी का तीसरा दास है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का पहला दास है। तजुद्दीन एल्दोज दूसरा दास है मोहम्मद गौरी का। नसीरुद्दीन कुवाचा दोस्तों तीसरा दास है किसका? मोहम्मद गौरी का। अब उसके बाद ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद क्या होता है दोस्तों? कुतुबुद्दीन कहाँ राज्य करने लगता है? दिल्ली में करने लगता है। कहाँ पे शासन करने लगता है? शासन करने लगता है। कुतुबुद्दीन कहाँ शासन करने लगता है दोस्तों? दिल्ली में शासन करने लगता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों ये जो मोहम्मद गौरी के 3 दास हैं इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने इन 3 व्यक्तियों को मतलब 3 दासों को क्या सौंपा था? सत्ता सौंपी थी। बताया था कि आप दिल्ली का शासन देखेंगे, आप दिल्ली का शासन चलाएंगे। और उसके बाद दोस्तों और फिर इसे दूसरे दास को बताया था कि आप गजनी का शासन चलाएंगे। दूसरे इसको बताया था कि आप गजनी का शासन चलाएंगे। कहाँ का चलाएंगे? गजनी का। दोस्तों आप इसे बताया था कि आप गजनी का शासन चलाएंगे और तीसरे वाले को बताया था कि आप सिंध का शासन चलाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तीसरे वाले को सत्ता दी गई थी किसकी? सिंध की। और इसे दी गई थी दोस्तों गजनी की और इसे दिल्ली की। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर दोस्तों एक नाम और भी ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। दोस्तों इसके बारे में भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। बख्तियार खिलजी अब ज़रा देखिएगा, ये नाम दोस्तों है ये बख्तियार खिलजी। ये भी क्या था दोस्तों? मोहम्मद गौरी के दरबार में, मोहम्मद गौरी के शासनकाल में क्या था दोस्तों? सेनापति था। क्या था दोस्तों? सेनापति था। मतलब सेना का क्या था? मुखिया था। ये सेनापति था दोस्तों। उस टाइम जब मोहम्मद गौरी का दोस्तों शासन था उस टाइम बख्तियार खिलजी सेनापति था। क्या था? सेनापति था। और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या कराया था दोस्तों? आग लगवा दी थी।
नालंदा विश्वविद्यालय में इसी ने आग लगवा दी गई थी। क्या नाम है जिसका? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय में जब इसने आग लगवा दी गई, मतलब आग लगवा दी थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक लगातार क्या हुआ था? जला था। बख्तियार खिलजी के द्वारा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाई गई थी। इसके चलते दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक जला था, जिसके कारण दोस्तों जो भारत का जो इतिहास था, जो रियल इतिहास था, वो पूरी तरह से जल के राख हो गया पूरा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो दोस्तों जो मैंने जानकारी दी है आप सभी को, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में दी है। अब आगे का जो दिल्ली सल्तनत आता है वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। सो दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। जो भी डाउट हो आप सभी का आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। सो इसी के साथ हम अपने वीडियो का अंत करते हुए फिर नए वीडियो में आपको मिलूंगा दोस्तों। और नए वीडियो में आप सभी को दिल्ली सल्तनत के बारे में तमाम जानकारी जो है, मैं सभी जानकारी आपको एक एक करके दूंगा नए वीडियो में। तो चलिए इसी के साथ हमने वीडियो का अंत करते हुए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नए वीडियो में।